अरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। पिछली जो यूनिट द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट हमने बात की थी, यहाँ पर जो नेशनलिज्म की शुरुआत वो किस तरह से हुई। तो आपको पता है कि नेशनलिज्म की शुरुआत जब हम यहाँ के लोग मुत्तहिद हुए और उन्होंने सोचना शुरू किया कि अंग्रेज यहाँ पर क्यों हम पर हुकूमत कर रहे थे, तो उनमें एक जज्बा फरोग पा गया था, वो नेशनलिज्म का था। आज हम बात करेंगे रावलेट सत्याग्रह के बारे में। ये रावलेट सत्याग्रह है क्या और अंग्रेज ने एक कानून यहाँ पर लाकर यहाँ के लोगों को किस तरह से तंग तलब करना शुरू कर दिया। रावलेट सत्याग्रह अंग्रेजों ने यहाँ पर एक और जिसे हम ब्लैक लॉ के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों ने यहाँ पर लागू कर दिया। इसके माने है कि अंग्रेज यहाँ के लोगों को विदाउट एनी ट्रायल, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था तो इसे 2 सालों तक बंद किया जाता था। 2 सालों के बाद अगर पता चलता है कि वो लीडर इनोसेंट है, उसने कोई खता नहीं की थी, तो अंग्रेज लेकिन 2 सालों के बाद इसकी ट्रायल करते थे, उसे कोर्ट में पेश करते थे। तो फिर 2 सालों के बाद बगैर किसी गुनाह के यहाँ के लोगों को वो जेल में बंद करते थे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की हालत क्या है, तो उन्होंने उनके सत्याग्रह की तहरीक उसने वहां पर भी अपनाई थी। वो यहाँ आए और यहाँ के लोगों को सत्याग्रह के जरिए, सत्याग्रह मीन अपीलिंग फॉर ट्रुथ, अंग्रेजों को बताना चाहते थे, उन्हें बावर कराना चाहते हैं कि सच क्या है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को इस रावलेट एक्ट के जरिए आप यहाँ के लोगों को तंग तलब न करें। तो गांधी जी ने जब इसकी कॉल दी कि अपीलिंग फॉर ट्रुथ, अंग्रेजों को कहा कि आपने जो एक्ट यहाँ पर नाफिज किया है, आप बगैर ट्रायल 2 सालों तक किसी भी इंसान को बंद न रखे, ये बात ठीक नहीं है। वो इसी सोच में थे। और ब्रिटिश रेस्पॉन्स क्या रहा? ब्रिटिशर्स का रेस्पॉन्स ये रहा था कि यहाँ के लोग, गांधी जी ने हड़ताल की कॉल दी और यहाँ के लोग जमा हुए, चौराहे पर जमा हुए। तो उन्होंने कहा हम नॉन वायलेंट तरीके से इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो अमृतसर एक पंजाब में एक जगह है जहाँ पर लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के सिलसिले में जमा हुए थे। वहाँ सिख, ईसाई, बौद्ध, हर एक मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग जमा हुए। तो उन्होंने जब जनरल डायर ने जब मार्शल लॉ यहाँ पर नाफिज किया, अंग्रेजों ने जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग जमा हो रहे थे, तो उन्होंने मार्शल लॉ यहाँ पर नाफिज किया, यहाँ पर कर्फ्यू का निजाम कर दिया। इस कर्फ्यू के तहत जनरल डायर को चार्ज दी गई। जनरल डायर ने जब देखा, उसने मौके को देखा, तो उसने वहां जाकर अमृतसर में जाकर 13 अप्रैल को इस पार्क के जिसमें लोग जमा हुए थे फकत एक त्योहार मनाने के लिए, तो उसने इस पार्क के एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करके लोगों पर, इनोसेंट लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे बेशुमार किलिंग्स हुई, ब्रूटल किलिंग्स हुई, जिसमें और ज्यादा जो गम गुस्सा था यहाँ के लोगों में, हिंदुस्तानी अवाम में, वो और ज्यादा बढ़ गया। तो इसी दौरान जो जलियांवाला बाग, जिसे जो हिस्ट्री में जलियांवाला बाग के मसक्कर के नाम से मशहूर है, तो वहां पर बेशुमार किलिंग्स जनरल डायर ने की और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। उसका जो रेस्पॉन्स क्या रहा, हिंदुस्तानी लोगों में और ज्यादा जो गम गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ आने लगा। तो इसकी सूरत में तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें एजाज मिला था, लिटरेरी एजाज मिला था, नाइटहुड। अंग्रेजों ने उन्हें लिटरेरी खिदमत के एवज उन्हें एजाज से नवाजा था। और इस एजाज के एवज जब रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि अंग्रेज यहाँ पर किलिंग्स कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, तो उसने इस एजाज को रिनाउंस किया, उसे वापस कर दिया। तो इसी के साथ जो अचीवमेंट क्या हुई रावलेट सत्याग्रह, जो हमारा जो मूवमेंट चल रहा था मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, वो और ज्यादा इसमें शिद्दत पैदा हुई। क्योंकि इसके बाद एक और एक्ट अंग्रेज यहाँ पर लाते हैं, वो खिलाफत का मूवमेंट। खिलाफत क्या था आपको पता होना चाहिए कि तुर्की
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जंग हार गया था, लेकिन जो ब्रिटेन था वो जंग जीत गया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्हें जो तुर्की के जो मुसलमान सुल्तान थे उनके खिलाफ वो डिसरेस्पेक्ट करते थे और यहाँ के लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होता था। तो उन्होंने खिलाफत का तहरीक, खिलाफत की कॉल दी कि इन अंग्रेजों के खिलाफ ये खिलाफत का मूवमेंट हम यहाँ भी शुरू करेंगे। तो गांधी जी ने जब देखा कि हिंदू और मुसलमान पहले ही इस राउलेट एक्ट के जरिए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एकजुट हुए थे, तो उन्होंने इस मौके को गनीमत जानकर यहाँ के लोगों को बाखबर किया कि हिंदू और मुसलमान अब एक हुए हैं इस मूवमेंट को, इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एजिटेशन की जो कॉल दी थी खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत के जरिए जो आउटपुट निकला था खिलाफत का, तो वो हिंदू और मुसलमान एकजुट हुए। तो जो अपने पेशवा उस तुर्की सुल्तान को जो डिसरेस्पेक्ट था वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद अंग्रेजों ने जब अभी उन्होंने दम नहीं लिया था, तो उन्होंने एक और एक्ट जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नॉन कॉपरेशन प्यारे बच्चों है क्या? नॉन कॉपरेशन ये कि गांधी जी ने लोगों को बाखबर किया कि अगर अंग्रेज इस मुल्क में रह रहे हैं तो वो हमारी कॉपरेशन की वजह से रह रहे थे। हम उन्हें अल्टीमेटली हर किसी मामले में नॉन कोऑपरेटिव रहेंगे, उनके साथ किसी भी किस्म की कोऑपरेशन नहीं करेंगे, और इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता था। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने उसकी कॉल दी, तो इसके जरिए क्या हुआ हिंदुस्तान में, वो तमाम लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन को खैरबाद किया, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशन में अब पढ़ना नहीं चाहते थे। लॉयर्स ने ब्रिटिश को जो पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स में काम कर रहे थे हिंदुस्तान में, उन्होंने उनको छोड़ दिया। जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। जो क्लॉथ्स गुड्स थे वहां से जो आते थे उन्होंने उनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। जो गुड्स वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे या बेच रहे थे, लोगों ने चराइयों पर जाकर उन काबलों को जला दिया। तो अंग्रेजों को ये बात बावर हुई कि अब हिंदुस्तानी एक साथ छुप करके बैठने वाले नहीं है। उन्होंने उनके खिलाफ, हर एक बात के खिलाफ, जो भी वो बता रहे थे उसके खिलाफ उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन करके उन तमाम कवानीन को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने एक और मार्च शुरू करके, जिसे हम डांडी मार्च कहते थे, डांडी एक जगह का नाम है, डांडी से गांधी जी ने मार्च करके उन साल्ट लॉज को तोड़ दिया। जो नए लॉज, मैंने पहले ही बताया आपको, अंग्रेज जब वहां से आए तो उन्होंने यहाँ पर नए लॉज और इंस्टीट्यूशंस कायम किए। उन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक करके, क्योंकि अंग्रेजों ने साल्ट पर पाबंदी लगा दी थी कि यहाँ के लोग इसे छू नहीं सकते हैं, तो अंग्रेज गांधी जी ने उस लॉ को भी तोड़कर यहाँ के लोगों को राहत दी। तो इसी का जो प्यारे बच्चों, जो इन तमाम एक्ट्स का जो आउटपुट निकला, वो हम 15 अगस्त 1947 जो हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, तो इन्हीं एक्ट्स की बदौलत, इसी मूवमेंट को जब मोमेंटम हासिल हुआ, तो हमें 1947 का जो दिन था वो हिंदुस्तान को नसीब हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बेशबहार जद्दोजहद करके इन तमाम काले कवानीन, इन ब्लैक लॉज के खिलाफ अपनी जो आवाज बुलंद की और इसमें सूरत लाई, ताकि जो अंग्रेज थे वो यहाँ से विड्रॉ करने के लिए, अंग्रेज यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए मजबूर हुए। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द कॉमन पीपल, वो यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हुए और ये मुल्क अंग्रेजों के तसलसल से आजाद हुआ। वो इससे पता चलता है कि जो मूवमेंट था, इसमें जो भी कवानीन नाफिज किए गए थे उनके खिलाफ यहाँ के लोग पहले बाखबर हुए थ्रू द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या था? नेशनलिज्म में यही फीलिंग लोगों में पैदा हुई रिकैपिचुलेशन में कि जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कलर, जो भी लोग थे वो एकजुट हो गए। तो फिर इसका जो आउटपुट हमें आजादी मिली। इसके बाद जो राउलेट एक्ट था, जो ब्लैक लॉ था, जो भी कवानीन अंग्रेज ने यहाँ पर मरतब करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, इसमें बेशबहार कुर्बानियां हिंदुस्तानी लोगों ने दी और अपना जो मोमेंटम, जो आजादी का मोमेंटम, वो हासिल किया। इसके बाद जो भी इस टॉपिक में क्वेश्चंस हैं, तो कि आगे आपको बआसानी उनका आंसर मिल सके। जो नॉन कॉपरेशन क्या है? नॉन कॉपरेशन मीन्स ब्रिटिशर्स आर हियर विद द कॉपरेशन ऑफ द इंडियन, सो द पीपल ऑफ इंडिया आर मेक द मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, a successful movement. After that, Britishers withdraw from our country. इसके बाद जो भी हमें जो यूनिट्स थे, इस यूनिट में जो क्वेश्चंस और थे आते हैं, वो आप इनका जो आंसर है आप वो खुद भी दे सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।